जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे डीएड एचआई फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 6 को। दोस्तों पेपर नंबर 6 के अंतर्गत जो वीडियो हम देखने वाले हैं ये वीडियो नंबर 7 होगा। ठीक है, वीडियो नंबर 7 और यूनिट नंबर भी आपका 7 होगा। दोस्तों यूनिट नंबर 7 जो है भाषा विकास हेतु शिक्षण रणनीतियाँ, ये टॉपिक है, ये आपका यूनिट नंबर 7 है। यही आपको टॉपिक आज के वीडियो में पढ़ना है। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे भाषा विकास। भाषा विकास क्या होता है? सामान्य बच्चों में भी भाषा विकास होता है और दिव्यांग बच्चों में भी भाषा विकास होता है। दोस्तों सामान्य बच्चे में जो भाषा विकास होता है, ये देखा जाए तो बच्चा जब जन्म लेता है तो माता के आवाज़ को सुनता है, सीखता है, समाज के विभिन्न आवाज़ों को सुनता है। सुन करके उसमें भाषा का जो विकास होता है वो अतिशीघ्र हो जाता है। लेकिन कोई दिव्यांग बच्चा है, कोई बच्चा सुन बोल नहीं सकता है, तो उसमें भाषा विकास दोस्तों लेट से होता है और उसके लिए भी स्पीच थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो शिक्षण रणनीति है दोस्तों, भाषा विकास जो ये है इसकी शिक्षण रणनीति क्या होगी, यही टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। भाषा विकास हेतु शिक्षण रणनीतियाँ, इसका छोटा सा एक परिचय है। सबसे पहले हम लोग परिचय देख लेते हैं। दोस्तों भाषा शिक्षण रणनीतियाँ के अंतर्गत अगर देखा जाए तो शिक्षण के क्षेत्र में अनेक प्रकार के आविष्कार एवं खोज हुए, परंतु शिक्षण सूत्र का आविष्कार नहीं वरन इसको खोजा गया है। शिक्षण सूत्र सिखाने और सिखाने के लिए शिक्षण को सुगम बनाते हैं। प्रत्येक शिक्षण सूत्र किसी एक विशेष पहलू पर बल देता है। इनका अनुसरण कर शिक्षण एक सफल होता है और छात्र भी सरलता से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अतः इस प्रकार यह आवश्यक है कि प्रत्येक शिक्षक शिक्षण के समय इन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करें। दोस्तों शिक्षण सूत्र होते हैं जो कि भाषा विकास के लिए बहुत अपना अभिज्ञ दोस्तों ज़्यादातर कहने का मतलब अपना योगदान देते हैं। जीवन में भाषा विकास का महत्व, जीवन में भाषा का महत्व दोस्तों अगर देखा जाए तो आपके जीवन में भाषा का महत्व क्या है? भाषा अगर नहीं रहेगा तो आप क्या करिएगा? भाषा नहीं रहेगा तो हम अपनी आवश्यकताओं को, अपने अंदर क्या चल रहा है, ये दूसरे के सामने हम प्रेषित नहीं कर सकते। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को स्पष्ट रूप से समझता है। गार्डिनर के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्ति और स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अपने भावनाओं को व्यक्त तथा सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है। मनुष्य अपने वाणी में भाषा का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मनुष्य के जीवन में भाषा का कुछ इस प्रकार से महत्व को देखा जा सकता है। यानी मनुष्य के जीवन में भाषा का महत्व क्या है उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण पक्ष है। दूसरा, एक अच्छे वक्ता एवं संप्रेषण के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण बिंदु है। रोजगार में किसी प्रकार का बाधा न आए इसके लिए भाषा महत्वपूर्ण है। वाणी के विकास हेतु महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखेंगे दोस्तों, सूचनाओं के आदान प्रदान एवं भावों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। छठा है, मनोरंजन और व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए दृष्टि से भाषा महत्वपूर्ण है। दोस्तों भाषा विकास के कुछ सिद्धांत हैं। भाषा विकास के कुछ सिद्धांत हैं। ये भाषा विकास के सिद्धांत के अंतर्गत यहाँ पर आप लोग अगर देखना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ से हम आते हैं ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग। दोस्तों जो भाषा विकास के सिद्धांत है उसमें पहला आता है ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग। इसके पहले हम लोग ज्ञानेंद्रिय क्या होती है, तो हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन सभी का प्रयोग करके हमें भाषा का विकास करते हैं। दोस्तों बहुज्ञानेंद्रियों का प्रयोग यानी श्रवण बाधित बालकों के भाषा शिक्षण करते समय शिक्षक को बहुज्ञानेंद्रियों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि बच्चा सुन नहीं सकता लेकिन देख तो सकता है ना। देख सकता है तो आप अपने लिप रीडिंग, अगर सेव है, मान लीजिए कि बच्चे को हमें सेव के बारे में बताना है तो ये सेव तो देख रहा है, लिखा हुआ भी देख रहा है। उसके बाद जब आप लिप रीडिंग करेंगे, जब आप बोल
बोलेंगे तो आपका जो ये होठ है ये सेव सेव बोलेंगे, पापा बोलेंगे दादा, तो ये लिप मोमेंट को देख करके सीखेगा। ठीक है, तो सुन नहीं सकता है लेकिन देख सकता है, देख करके उसके बाद सीख सकता है। तो ये ज्ञान बहुत, जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं सभी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग हमें करना चाहिए। इसका उदाहरण एक है, देख लीजिए बहु ज्ञानेंद्रियों का। एक शिक्षक को फलों के बारे में बताना है तो बच्चों को फलों के बारे में बताना होता है कि फल कैसा होता है, उसका नाम बताए, और बच्चों को सेब का फल दिखाकर तथा बच्चों को सूंघने के लिए दे दें, छूने के लिए दे दें, चखने के लिए दे दें। इस प्रकार से बच्चों को सेब फल के बारे में संपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हर एक स्थिति में बहु ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों भाषा। भाषा शिक्षण अधिगम का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ कर देना चाहिए। भाषा शिक्षण अधिगम का कार्य करने का मतलब अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। हम लोग पिछले सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन यानी जल्द पहचान एवं हस्तक्षेपन। उसमें भी अगर कोई बच्चा अगर डेफ एंड डम है, जो बच्चा सुन बोल नहीं सकता है, उसमें भाषा शिक्षण अधिगम का जो कार्य है शीघ्र ही प्रारंभ कर देना चाहिए। क्योंकि अगर जितना ही हम लोग पढ़े थे 5 वर्ष यानी 0 से लेकर के 5 वर्ष एक क्रिटिकल एज के नाम से हम लोग, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, क्रिटिकल पीरियड होता है। इस पीरियड में अगर बच्चों को पढ़ाया जाए, 5 साल से नीचे अगर बच्चों को जांच करा करके भाषा विकास से संबंधित या श्रवण विकास से संबंधित जो भी प्रक्रिया हम करते हैं बच्चा आसानी से सीख लेता है। इसलिए दोस्तों अगर देखा जाए तो भाषा शिक्षण अधिगम का जो कार्य है शीघ्र ही प्रारंभ कर देना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा नंबर पर बालक को अति महत्वपूर्ण एवं लाभदायक भाषा सिखाई जानी चाहिए। यानी बालक को जो महत्वपूर्ण भाषा है, लाभदायक भाषा है, वही सिखाई जानी चाहिए जो कि उन लोगों के दैनिक जीवन में संप्रेषण में काम आ सके। अतः बच्चों को ऐसी भाषा सिखानी चाहिए जिससे वो अपने संप्रेषण में प्रयोग कर सके। इसके बाद ही उसे अन्य भाषा सिखानी चाहिए। जैसे बच्चों को सबसे पहले जो मातृभाषा होती है, जो जिस मातृभाषा में बच्चा बोल रहा है उसी भाषा को बच्चे को पहले सिखाना चाहिए। कुछ उदाहरण है, ये देख लीजिए। जैसे शिक्षक बच्चों के लंच के समय टिफिन बहुत अच्छा है, टिफिन में तो खाना है, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। इस प्रकार संप्रेषण करते हुए भाषा का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है चौथा नंबर पर अर्थपूर्ण स्थिति एवं संदर्भ का प्रयोग करना चाहिए। अर्थपूर्ण स्थिति एवं संदर्भ का प्रयोग करना चाहिए। भाषा अधिगम तभी प्रभावशाली होती है जब इसे अर्थपूर्ण स्थिति एवं संदर्भों के साथ जोड़कर बताया जाए। जब हम संदर्भ रहित भाषा शिक्षण करते हैं तो वह भाषा शिक्षण अर्थपूर्ण नहीं है, जिससे बच्चे उसे जल्द ही भूल जाते हैं। अतः भाषा शिक्षण शिक्षक को संदर्भों के स्थिति एवं उसके अर्थ को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे देख लेते हैं, सलाद बनाते समय बच्चों को क्रियाओं जैसे छीलना, काटना, मिलाना, स्वाद आदि का ज्ञान करा सकते हैं और यह ज्ञान बच्चों में अस्थायी रूप से स्थापित। कहने का मतलब है कि देखिए दोस्तों, अगर कोई बच्चा है या आप भी हैं, अगर करके सिखाने पर बल दिया जाए यानी बच्चा स्वयं करके सीखे तो उसके अंतर्गत जो भाषा विकास होता है ये लॉन्ग टाइम तक रहता है और ये बच्चा भूलता नहीं। यानी सलाद कैसे काटा जाता है, छीला जाता है, चख लेगा, उसका स्वाद भी समझ जाएगा, तो वो जीवन पर्यंत उसके अंदर रहेगी, एकदम रेगुलर उसके जीवन में बनी रहेगी वो चीज़। अब नेक्स्ट है दोस्तों, भाषा को साधन समझना चाहिए न कि साध्य। भाषा जो है उसको एक साधन समझना, जैसे हम अपनी बातों को किसी दूसरे के पास पहुंचा रहे हैं तो उसको एक साधन, जो हमारा भाषा है, जैसे हिंदी के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि भाई आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोगों का एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, तो ये जो मेरी हिंदी भाषा है तो ये एक साधन है जो आप तक पहुँचा रहे हैं कि एग्जाम आपका जल्द आने वाला है, आप पढ़ेंगे नहीं तो नंबर कम आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक साधन है, साध्य नहीं। संप्रेषण करना भाषा का मुख्य कार्य है। जैसे कि हम जानते हैं कि सामाजिक, शैक्षणिक, संज्ञानात्मक आदि पहलुओं का विकास करने के लिए भाषा ही माध्यम का कार्य करती है। भाषा के द्वारा हम अनेकों प्रकार के ज्ञान प्राप्त करते हैं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि भाषा शिक्षण से शिक्षक बच्चों को पढ़ाते समय भाषा पर काफ़ी बल देते हैं और वे लोग भाषा का प्रयोग माध्य के रूप में करते हैं, जबकि भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुसार अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाषा का प्रयोग साधन के रूप में करना, न कि साध्य के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों भाषा, छठा, भाषा सिखाना
भाषा सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, न कि क्लासरूम का परिणाम है। यानी भाषा सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों देखा जाए तो जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय से वो रोना शुरू कर देता है, शुरू करता है, बैबलिंग शुरू करता है, लाइनिंग करता है, इकोलोलिया करता है, पहला वर्ड बोलता है। तो वहीं से उसके अंतर्गत जो भाषा का डेवलप होता है वो जन्म से शुरू होता है और निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया है, न कि केवल क्लास में ही भाषा का विकास नहीं होता है। बच्चे में भाषा का विकास उनके दोस्तों के साथ, घर में माता पिता के साथ इत्यादि सारे जगहों पर उनके अंतर्गत भाषा का विकास होता है। बालक की रुचि और आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों भाषा विकास में बालक की रुचि और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण क्रिया को किया जाता है। इस प्रकार के शिक्षण क्रिया काफ़ी प्रभावशाली शिक्षण माना जाता है। जैसे बच्चों की रुचि क्रिकेट खेलने में है तो क्रिकेट के द्वारा बच्चों की भाषा एवं गणित आदि का विकास किया जाना चाहिए। इसमें जैसे मान लीजिए कि अब क्या करना है, गणित अगर पढ़ाना है तो प्लेयर की संख्या हो गया, स्टंपों की संख्या हो गया, अंपायरों की संख्या हो गया, ये सारे कैलकुलेशन है, ठीक है, ग्राउंड की लंबाई और पिच की चौड़ाई इत्यादि ये सब पढ़ाया जा सकता है इस खेल विधि के माध्यम से। दोस्तों भाषा विकास के शिक्षण सूत्र ये भी बहुत महत्वपूर्ण, सारे इसमें जितने शिक्षण सूत्र हैं आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और एक बात और हम कहना चाहेंगे कि जो डीएड आप कर रहे हैं दोस्तों, तो आप डीएड कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ये सारे पेपर आपके क्लियर करा दिए गए हैं, जो कि आरपी टारगेट एजुकेशन जो चैनल है, आरपी टारगेट एजुकेशन जो चैनल है, इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको डीएड HI पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से करके लिंक मिलेगा। वहाँ आप जाएंगे तो जैसे मान लीजिए कि पेपर नंबर 1 है तो पेपर नंबर 1 का पहले आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है, सिलेबस मिल जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। उसके बाद तीसरा नंबर पर जो वीडियो शुरू होगा वो टॉपिक पहला, यानी टॉपिक पहला से लेकर के टॉपिक लास्ट तक टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो तैयारी करने के लिए, अगर तैयारी आपकी नहीं हो पाई है, स्कूल कॉलेज अपने नहीं जाते हैं, तो सारे वीडियो अगर आप देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख लेते हैं, तो आपकी जो तैयारी है वो 100% क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आइए देख लेते हैं ये जो टॉपिक चलने वाला है भाषा विकास के सिद्धांत, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए भाषा विकास के सिद्धांत, यानी बच्चों में हमें भाषा का विकास करना है तो शिक्षण सूत्र हैं। वो कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सबसे पहला आ गया हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये एक शिक्षण सूत्र है। इस शिक्षण सूत्र के माध्यम, सूत्र का मतलब क्या होता है? आप गणित में सूत्र का प्रयोग क्यों करते हैं दोस्तों? सूत्र के द्वारा आप जो मैथ का सवाल होता है उसको हल करते हैं और लास्ट में उत्तर तक पहुँचते हैं। वही भाषा विकास के शिक्षण सूत्र हैं, भाषा विकास के शिक्षण सूत्र। इसमें हम इस सूत्र का प्रयोग करके भाषा का विकास करते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, जैसे हमें बच्चे को पढ़ाना है या कुछ भी करना है तो बच्चा सेव को जानता है, ठीक है, हमें बच्चा चूँकि सेव को जानता है, ये क्या है, तो ये सेव बच्चा बचपन में कभी ना कभी खाया है, पिया है, देखा है, इसके रंग को देखा है, जानता है, तो ये ज्ञात है इसको। अब अज्ञात, जब बच्चा सेव को जानता है तो सेव का रंग, कलर, आकार, इस किस सीजन में, अब देखिए टॉप होते हैं, किस सीजन में पाया जाता है सेव, किस राज्य में पाया जाता है ज़्यादातर, किस मौसम में उगाया जाता है, सेव के पेड़ कैसे होते हैं, सेव कैसे फलता है, सेव किस मौसम में ज़्यादा उगता है, सेव का यानी जो कौन सा विटामिन्स पाए जाते हैं इत्यादि, आप ज्ञात से अज्ञात के तरफ बच्चे को ले जाएंगे तो ये शिक्षण के सूत्र के द्वारा बच्चे में भाषा का जो विकास होगा बहुत आसानी से होगा और बहुत अच्छी तरीके से बच्चे सीख लेंगे। ये आपका ज्ञात से अज्ञात के तरफ हो गया, यानी जो बच्चे को जानकारी है, कोई जो भी चीज़ बच्चे को जानकारी है, जानकारी से लेकर के अज्ञात के तरफ उसको हम लेकर के जाएंगे। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना। जैसे देख लिए बालक के पूर्व ज्ञान पर नए ज्ञान को आधारित करना, यानी जो उनका पूर्व ज्ञान है, पहले से पूर्व ज्ञान है, उस पर नए ज्ञान को प्रस्तुत करना। वस्तुतः यह माना और देखा गया है कि जब बालक के पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर जब नए ज्ञान प्राप्त कराया जाता है तो वह उस ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर लेता है। अतः शिक्षक के लिए आवश्यक है कि किसी विषय को पढ़ाने से पहले वह इस बात का पता लगा ले कि बालक को उस विषय का पूर्व ज्ञान कितना है। शिक्षक को इस पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नए ज्ञान
ज्ञान को आधारित करना चाहिए। स्पेंसर ने लिखा है कि मस्तिष्क को जानी हुई बात पसंद होती है और इस पसंद का उन सब बातों तक जिनका उनके संबंध स्थापित किया जा सकता है स्वयं ही विस्तार हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब बच्चा कुछ जानता है उसी को हम आधार बना करके जब उसको सिखाएंगे तो वो जल्दी सीख जाएगा। सुगम से कठिन यानी सरल से कठिन के तरफ दोस्तों, सुगम से कठिन के तरफ, सरल से कठिन के तरफ। अब देखिए बच्चे को जब हमें पढ़ाना है तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि लिखना ही सिखाना है, पढ़ना ही सिखाना है या कोई कहानी बताना है, प्यासा कौवा अगर हम मान लीजिए कि ले रहे हैं, प्यासा कौवा अगर हम ले रहे हैं, प्यासा कौवा कहानी पढ़ाना है बच्चों को, तो इसमें दिया है कि सुगमता से कठिन के तरफ। इसमें जैसे आसानी से जो बच्चा कौवा को देखा है, प्यास को जानता है, पानी जानता है, इस चीज़ को सरल से कठिन के तरफ हम धीरे धीरे बच्चे को पढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि कठिन पाठों को पढ़ाने से पूर्व सुगम पाठों को पढ़ाए शिक्षक को, यानी कहने का मतलब अगर टॉपिक में भी कोई कठिन टॉपिक है तो उसको बाद में पढ़ाएं, पहले जो सरल टॉपिक है उस सरल टॉपिक को पढ़ाएं, उसके बाद कठिन टॉपिक के तरफ हम लोगों को जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो हमारा कार्य और पाठ हमारे छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार होने चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों सरल से जटिल के तरफ। सरल से जटिल की ओर बालक को जटिल बातें बताने से पूर्व सरल बातें समझाइए। बालक को पहले सरल बातें बतानी चाहिए, उसके बाद ही उसे जटिल बातें बतानी चाहिए। अतः हमें पाठ्य पुस्तक का इस प्रकार विभाजित करनी चाहिए कि पहले सरल बातें और उसके बाद क्रम से जटिल बातें बच्चे को पढ़ाई जाए या सिखाई जाए। स्थूल से सूक्ष्म की ओर दोस्तों, स्थूल से सूक्ष्म की ओर का मतलब होता है कि जो चीज़ सामने दिखाई दे रहा है, जैसे प्रत्यक्ष रूप से आदमी दिखाई दे रहा है, एक आदमी है मान लीजिए कि प्रत्यक्ष रूप से पूरे हाथ गोड़ पैर सारे उसके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, हाथ गोड़ पैर उसके सारे दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो ये स्थूल हो गया। लेकिन इसके अंतर्गत सूक्ष्म चीज़ हो गए, जैसे बाल हो गए, छोटे छोटे जो बाल हैं, इसके अंतर्गत जो दिखाई नहीं देने वाले चीज़ें, कौन कौन से आर्गन पाए जाते हैं, कान में कौन कौन से हड्डियाँ पाई जाती हैं इत्यादि जो सूक्ष्म चीज़ है, पहले क्या करना चाहिए कि स्थूल से, यानी जो स्थूल है जो कि दिखाई दे रहा है, उससे सूक्ष्म के तरफ हमें बच्चों को पढ़ाते समय हमें जाना चाहिए। जैसे स्थूल वस्तुओं का प्रयोग करके सूक्ष्म बातों को बताना। अपने प्रारंभिक जीवन में एक बालक वस्तुओं को केवल स्थूल रूप से ही जानता और समझता है। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसमें सूक्ष्म वस्तुओं और बातों को समझने की शक्ति आ जाती है। जैसे शरीर, आप ये तो देख रहा है कि ये आदमी है, लेकिन आदमी है तो इसके अंदर कितने पार्ट हैं, क्या क्या है, ये सब बच्चा धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे सीख जाता है। दोस्तों पूर्ण से अंश के तरफ वही बात, हर एक पॉइंट में आप देखेंगे कि बिल्कुल एक से एक मिलता जुलता पार्ट है। अब पूर्ण से, बच्चों को पूर्ण से अंश के तरफ ले जाना है, तो इसमें है कि बालक को पूरी बात बताने के बाद ही उसके भागों को बताए। एक बालक को प्रारंभिक जीवन में वस्तुओं के बारे में विचार खंडों में नहीं होते हैं, वह पूर्ण रूप से सिर्फ वस्तुओं को ही जानता है, उसके भागों को, अंकों को नहीं। यानी कोई अगर जैसे अभी जो ऊपर ही जैसे हम आपको बताया, जैसे कोई हिंदी है, ठीक है, हिंदी कोई बुक है, ठीक है, तो हिंदी को जानता है कि हिंदी है, अंग्रेजी है, मैथ है, तो ये आपका पूर्ण हो गया हिंदी। लेकिन हिंदी में उसको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक है, वो अंश की ओर। या कोई ऐसा जीवन है, उसमें कोई व्यक्ति जैसे आदमी है तो उसको पूर्ण से अंश के तरफ हमें पढ़ाना है या ये करना है। जैसे यहाँ पर है विज्ञान विषय के शिक्षण में पेड़ को प्रत्यक्ष रूप में दिखाकर उसके भाग, पत्ता तथा डाली आदि के बारे में बताना। यानी प्रत्यक्ष रूप से पहले पेड़ को बच्चे को हम दिखाएंगे, ये पूर्ण हो गया, ठीक है, पेड़ को देखेगा वो पूर्ण हो गया, और स्थूल क्या हो गया, उसके छोटे छोटे पार्ट क्या हो गए, स्थूल हो गए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है अनिश्चित से निश्चित की ओर। दोस्तों अनिश्चित से निश्चित की ओर, यानी सबसे पहले बच्चे को अनिश्चित शब्द बता, यानी बालक के अनिश्चित ज्ञान को निश्चित ज्ञान का रूप देना। बालक जीवन के प्रारंभिक काल में ज्ञान अनिश्चित और अस्पष्ट होता है। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका ज्ञान एक निश्चित रूप लेने लगता है। इसी के आधार पर शिक्षक को अपने शिक्षण का प्रारंभिक बिंदु बनाना चाहिए और धीरे धीरे इसको निश्चित रूप देना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि बच्चा, जैसे मान लीजिए कि आप न्यायपालिका पढ़ाते हैं, या
बच्चे को मान लीजिए कानून न्यायपालिका या कुछ भी उस तरह बनाना, तो वो तो मान लें कि न्याय जान गया कि न्याय क्या कर, लेकिन उसमें क्या क्या कौन कौन चीज़ होता है, ये चीज़ बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे पर्यावरण जान गया बच्चा कि पर्यावरण क्या कहलाता है, लेकिन उसके अंतर्गत क्या क्या पाए जाते हैं, ये सब बच्चा बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे सीखता है। जैसे रेमंड साहब बोलते हैं कि बालक के अविकसित मस्तिष्क में निश्चित विचारों को भरने के प्रयास का परिणाम केवल शाब्दिक बातें बताना ही हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी अब बच्चे को हमें पहले विशिष्ट बताना है, उसके बाद से सामान्य बताना है। तो विशिष्ट उदाहरण देकर सामान्य नियम निकलवाना, यानी विशिष्ट चीज़ बता करके सामान्य नियम निकलवाना। राय वर्ण का कथन है कि इस सूत्र का अर्थ वही है जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र का है, यानी जो सूक्ष्म से स्थूल के तरफ जो बच्चे को पहले छोटा चीज़ यानी सूक्ष्म चीज़ दिखाना, उसके बाद स्थूल चीज़ अपना प्रत्यक्ष रूप से देखता है, उसी तरीके से विशिष्ट से सामान्य की ओर का जो सूत्र है इस पर लागू होता है। अंतर केवल यह है कि इसमें आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक छात्रों के सामने कुछ विशिष्ट प्रकार के उदाहरण रखते हैं और छात्र उदाहरण की परीक्षा करके उनसे संबंधित सामान्य नियम निकलवाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अनुभव से तर्क की ओर, यानी बालक प्रारंभिक काल में देखकर और अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करता है, पर उसका यह ज्ञान तर्क पर आधारित नहीं होता है। उसे किसी बात का ज्ञान होता है, पर वह उस ज्ञान को तर्क का प्रयोग करके सत्य सिद्ध नहीं कर सकता। स्पेंसर के अनुसार प्रत्येक अध्ययन का पूर्ण प्रयोगात्मक प्रारंभ होना चाहिए, जिससे कि वह अनुभव के स्तर से गुजर कर तर्क के स्तर तक पहुंच सके। दोस्तों आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक, इसी में जो टॉपिक है जो कि आपसे पूछा जाएगा। अभी हम लोग देख रहे थे भाषा विकास के शिक्षण सूत्र देख रहे थे। अब भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ, यानी जो भाषा शिक्षण है उसकी पद्धतियाँ हैं। एक संरचनात्मक पद्धति है, एक प्राकृतिक पद्धति है, और तीसरा नंबर पर आपको देखने के लिए मिलेगा संयुक्त पद्धति। ठीक है, संयुक्त पद्धति। ये 3 पद्धतियां हैं जो भाषा शिक्षण की 3 पद्धतियां हैं, संरचनात्मक पद्धति, प्राकृतिक पद्धति, संयुक्त पद्धति। आइए देख लेते हैं संरचनात्मक पद्धति दोस्तों किसे कहते हैं। एक सेकंड, यहाँ सबसे पहले संरचनात्मक पद्धति। ठीक है, संरचनात्मक पद्धति किसे कहते हैं दोस्तों? संरचनात्मक पद्धति के अनुसार भाषा सिखाई जा सकती है। इसकी तुलना एक दीवार से की गई है। जिस प्रकार दीवार का निर्माण इसको सही कर ले, निर्माण करते समय एक ईंट एक ढांचा के तहत रखा जाता है ताकि एक दीवार की निर्माण किया जा सके। भाषा भी उसी दीवार की भांति है जिसको ढांचे के आधार पर सिखाया जाता है। उस संरचनात्मक पद्धति की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, अब देखिए संरचनात्मक यानी घर बनाना एक क्या है, संरचना बनाना। वैसे ही भाषा का जो विकास होता है वो एक संरचनात्मक पद्धति है, और उसमें जो हम लोग भाषा प्रयोग करते हैं एक छोटे छोटे जो भाषा के अंतर्गत करके भाषा हमारे अंतर्गत विकास होता है। यह मानता है कि भाषा सिखाने योग्य है, इसलिए सिखाई जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके है कि यह संरचना का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीक प्रणाली की उपयोग का वकालत करता है। छात्रों को विश्लेषण, वर्गीकरण, व्याकरण संबंधी पहलू के द्वारा व्याकरणीय नियम बनाने के लिए तैयार करना। यह भाषा के विकास पैटर्न में अभ्यास, याद और अनुकरण कार्य के माध्यम से कठोर अभ्यास की वकालत करता है। यह बहुत कम लचीलापन के साथ अत्यधिक अनुक्रमित पाठ्यक्रम की वकालत करता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्राकृतिक पद्धति, यानी प्राकृतिक शिक्षण पद्धति। क्या है प्राकृतिक शिक्षण पद्धति? यहाँ पर एक बात हम बताना चाहते हैं, जैसे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या कुछ जैसे प्रीवियस ईयर का पेपर या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आप कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट देखता हूँ। जैसे ही कमेंट करेंगे हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो आपको अगर कोई जानकारी लेनी हो, कोई मान लीजिए कि आप हमसे कोई और जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं 8004 235133।
ये व्हाट्सएप नंबर है, ये आप ऐड करेंगे और इस पर व्हाट्सएप पर हाय लिखेंगे तो मैं आपको आरपी टारगेट एजुकेशन का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको हम जोड़ देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ टेलीग्राम भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम भी आपका आरपी टारगेट एजुकेशन के नाम से है, वो भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं प्राकृतिक पद्धति। दोस्तों प्राकृतिक पद्धति का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक पद्धति के द्वारा बच्चों में जो भाषा विकास है, प्रकृति का मतलब प्राकृतिक रूप से बच्चों को छोड़ देना। जो नेचुरल मेथड है, प्राकृतिक पद्धति का यह मानना है कि भाषा प्रशिक्षणीय न होकर, यानी प्रशिक्षण न देकर अधिगम्य होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि बच्चे को हम भाषा सिखाएं नहीं, बच्चे को हम प्राकृतिक में छोड़ दें और प्रकृति में बच्चे लोगों से भाषा को सीख जाएगा। इस पद्धति के अनुसार बच्चों को भाषा सिखाने के लिए भाषाई इनपुट एवं भाषाई माहौल की ज़रूरत होती है और बच्चा भाषा को सहजता से एक प्राकृतिक रूप में सीख लेता है। प्राकृतिक पद्धति में बालक से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वह बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के वातावरण में होने वाली अंतःक्रियाओं के द्वारा भाषा को सहजता से सीख ले। इसमें किसी भी प्रतीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्राकृतिक पद्धति भाषा के विकास के लिए मौखिक वार्तालाप प्रणाली पर काफ़ी बल देता है। दोस्तों भाषा शिक्षण की संयुक्त पद्धति। दोस्तों भाषा शिक्षण की संयुक्त पद्धति क्या है? संरचनात्मक पद्धति देखें, उसको प्राकृतिक पद्धति देखें। अब संयुक्त पद्धति का मतलब हो गया संरचनात्मक पद्धति और पर्यावरणीय पद्धति, दोनों को एक साथ रख करके बच्चों को शिक्षा देना, ये आपका संयुक्त पद्धति हो गया। एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जो विभिन्न भाषा शिक्षण तकनीकों और तरीकों को एक साथ जोड़ती है। यह पद्धति भाषा के सभी कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना को एक साथ विकसित करने पर जोड़ देती है। दोस्तों एक नंबर का ये जो भाषा कौशल है, भाषा कौशल आपसे टेट में पूछता है, आप लोग याद रखिएगा, मैंने इसी तरीके से याद किया था। सुबोपली, ये आप याद रखेंगे तो आपको क्रम, चूंकि क्रम पूछता है कि सबसे पहले क्या होता है तो सुनना होता है, सेकंड पॉइंट पर क्या होता है बोलना होता है, उसके बाद क्या होता है पढ़ना होता है, उसके बाद क्या होता है लिखना। ये भाषा शिक्षण के कौशल हैं, ठीक है। भाषा शिक्षण के कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सी टेट में ये पूछता है और क्रम भी पूछ देता है, तो आप इस चीज़ को सुबोपली से याद रखेंगे। अब देखिए संयुक्त पद्धति के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। समग्र भाषा, यह पद्धति भाषा को एक समग्र इकाई के रूप में देखती है और इसके सभी पहलुओं को एक साथ सिखाने पर जोर देती है, जैसे कि व्याकरण, शब्दावली, संरचना, संचार आदि। दूसरा है प्राकृतिक भाषा, समग्र भाषा, दूसरा है प्राकृतिक। यह पद्धति भाषा सिखाने के लिए प्राकृतिक भाषा के उपयोग पर जोर देती है, जैसे कि वास्तविक जीवन की स्थितियों में बातचीत करना और भाषा का उपयोग करने का विचार व्यक्त करना। नेक्स्ट है दोस्तों सामग्री और संदर्भ। सामग्री और संदर्भ, यह पद्धति भाषा सिखाने के लिए प्रासंगिक सामग्री और संदर्भ का उपयोग करती है, जैसे कि छात्र के व्यक्तिगत अनुभवों, रुचियों और ज़रूरतों के आधार पर सामग्री का चयन करना। नेक्स्ट है चौथा भाषा कौशल का विकास। यह पद्धति भाषा के सभी कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना को समान रूप से विकसित करने पर जोर देती है और भाषा सीखने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और अभ्यास का उपयोग करती है। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों अगर देखेंगे तो शिक्षक और छात्र भागीदारी। यह पद्धति शिक्षक और छात्र के बीच सक्रिय भागीदारी पर जोर देती है, जहां शिक्षक छात्रों को निर्देशित करता है और छात्रों को भाषा सिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट दोस्तों ये 7th यूनिट था आपका पेपर नंबर 6 का और ये समाप्त होता है, 7th यूनिट आपका समाप्त होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ये यूनिट नंबर 8 होगा और यूनिट नंबर 8 जो होगा दोस्तों वो व्याकरण अध्ययन, स्टडी ग्रामर और श्रवण दिव्यांग बच्चों में भाषा शिक्षण के सिद्धांत, यानी श्रवण बधिर बच्चा है उसमें भाषा का विकास, भाषा शिक्षण के सिद्धांत उसको पढ़ेंगे और व्याकरण अध्ययन के अंतर्गत कुछ व्याकरण के नियम और व्याकरण क्या कहलाता है ये आपको टॉपिक नंबर 8 के अंतर्गत पढ़ना है। वीडियो कैसी लग रही है, ये जानकारी जो वीडियो चल रहा है, ये जो टॉपिक वाइज आपका क्लास D.Ed का चल रहा है, ये कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। दोस्तों बहुत कम लोग देखते हैं, इसलिए
क्योंकि ये अगर देखा जाए तो सामान्य बीएड अगर होता है, सामान्य बीएड तो करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अगर स्पेशल डीएड है देखा जाए, जबकि स्पेशल डीएड का डबल रोल है, आप सामान्य टीचर भी बन सकते हैं और स्पेशल शिक्षक भी बन सकते हैं, दोनों शिक्षक बन सकते हैं। तो जो समझ रहा है वो स्पेशल डीएड सामान्य बीएड डीएड करने से बढ़िया है कि स्पेशल डीएड बीएड कर लीजिए, आप सामान्य शिक्षक भी बनिए और स्पेशल शिक्षक भी बनिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए अगर यूजफुल हो तो वीडियो को कम से कम कुछ नहीं तो लाइक कर देंगे, दूसरों के पास शेयर कर देंगे, ताकि हम भी मोटिवेट होकर के आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट दे सकें। धन्यवाद।